मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सियासत के दिग्गज, कांग्रेस के पुराने नेताओं में से एक, अक्टूबर से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा कमेटी के कर्ता धर्ता भी दिग्विजय सिंह ही हैं। गांधी नेहरू परिवार के करीबी दिग्विजय सिंह अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं। वो बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन एक के बाद एक चुनावों में खुद कांग्रेस क्यों पिछड़ती जा रही है? क्या कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? पार्टी के अंदर G23 जैसा गुट क्यों बन गया? कांग्रेस के पास राहुल गांधी का विकल्प क्या है? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी पर क्यों गंभीर आरोप लग रहे हैं? ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज खुद हाजिर हैं बेबाक राजनेता दिग्विजय सिंह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जो हस्ती मौजूद हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय राजनीति में बहुत ही बड़ा कद है, कांग्रेस के बड़े नेता, कई बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में आप कह सकते हैं कि गांधी परिवार के करीबी लोगों में गिनती होती है। मैं बात कर रहा हूं दिग्विजय सिंह जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल बहुत ही आसान सा है लेकिन बहुत ही गंभीर सा। देश में आज की तारीख में जो स्थिति है, जो देश की राजनीति आज दिखाई दे रही है, दो खेमों में बटी हुई, आप इसका भविष्य क्या देखते हैं? किस दिशा में देश की राजनीति जा रही है? बात यही है कि मैंने हमेशा राजनीति को विचारधारा से जोड़ा है और उसी के चश्मे से देखा है। मोटे तौर पर इस देश में एक विचारधारा है जो कि सभी को साथ लेकर चलती है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करती है, गांधीवादी विचारधारा, सनातनी परंपराओं की विचारधारा। एक विचारधारा है कम्युनिस्ट पार्टी की, तीसरी विचारधारा है जो धर्म को हथियार के रूप में राजनीति में उपयोग करती है, जो कि हमारी आज तक की जो सनातनी परंपराएं हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है। अभी तक जो विचारधारा धर्म को एक हथियार के रूप में काम करती रही है, जो कि नफरत फैलाती रही है दूसरे वर्गों के प्रति, वो अब सत्ता में है और उसका असर चारों तरफ दिखने लगा है। इस बात को अगर आप छोड़ दें तो देश की हालात क्या है? मोदी जी के जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए, नोटबंदी, जीएसटी, कोविड के समय जो उनके निर्णय, और सभी निर्णयों में आप देखते हैं कि वो निर्णय पहले लेते हैं, सोचते बाद में हैं। आप कोई भी निर्णय उठा के देख लीजिए, क्रांतिकारी निर्णय होते हैं और उनमें जो जिस प्रकार की तैयारी होना चाहिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के अनुसार, वो उसमें कहीं ना कहीं उसमें चूक होती है। तो आज जहां हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसे समय से गुजर रही है जहां की $1 की कीमत अब 80 रुपये तक पहुंच रही है, और यही मोदी जी ने इसको बहुत बड़ा इशू बनाया था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ रुपए की कीमत डॉलर के साथ बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा था काला धन भी हम लोग लेकर वापस आएंगे। विदेशों में काला धन बहुत जमा है, लेकिन देखते क्या है कि
इनके कार्यकाल में स्विस बैंक में, अब स्विस बैंक में कोई ज़रूरी नहीं सारा धन काला ही हो, लेकिन एक भावना बन चुकी थी कि जितना भी स्विस बैंक में पैसा है वो लोगों का काला धन है, मतलब बेईमानी से कमाया हुआ धन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्विस बैंक के आंकड़े बताते हैं कि स्विस बैंक्स में डिपॉजिट मोदी जी के कार्यकाल में बड़े हैं। एसआईटी का गठन हुआ था, उस एसआईटी की आज तक रिपोर्ट हमने नहीं देखी। सबसे पहला निर्णय उनका यही हुआ था कि एसआईटी का गठन हुआ था। कहाँ है वो काला धन? पनामा पेपर्स के बारे में भी क्या एक्शन हुआ, आज तक इसकी जानकारी नहीं है। प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन उनका जवाब मिलता नहीं है। कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं, और प्रधानमंत्री जी से तो प्रश्न पूछना ही असंभव सा है, क्योंकि आज तक उन्होंने, आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेते हैं, उनकी भी एक आध बार लीजिए तो अच्छा रहेगा। कम से कम हमारे मित्रों को अवसर तो मिलेगा कुछ प्रश्न पूछने का। कि अभी पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि स्वर्गीय अहमद पटेल ने सोनिया गांधी के कहने पे साजिश रची गुजरात की सरकार, मोदी की सरकार गिराने की, और ये बहुत गंभीर इल्ज़ाम था। वो लोग जेल में हैं जिन्होंने वो साजिश रची, तीस्ता सितलवाड़, श्री कुमार जैसे लोग इस वक्त जेल में हैं। उनका ये कहना है कि सोनिया गांधी तब से डिस्टेबलाइज करना चाहती है नरेंद्र मोदी को। सुमित अवस्थी जी, जब जब गुजरात के चुनाव आते हैं तो इस तरह के बयान आ जाते हैं। कभी मणिशंकर अय्यर जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं उनकी सरकार गिराने का, ये आया था कि नहीं आया था? उसके पहले देखिए 2012 के चुनाव में भी पाकिस्तान का षड्यंत्र गुजरात के चुनाव के सामने आ गया था। अब 2022 में गुजरात का फिर चुनाव है, तो कोई ना कोई षड्यंत्र का तो उल्लेख करना ही था। अब 30 लाख रुपए तीस्ता सितलवाड़ को कौन से खाते में से गए जो प्रमाण मिल गया? और ये भी कोई मैं समझता हूँ कि वैसे ही जुमला है जैसा 15 लाख रुपए जमा कराने वाली बात थी। एक सवाल और पूछता हूँ, फिर मैं मंच खोलता हूँ तमाम लोगों के लिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हो रही है नेशनल हेराल्ड केस के मामले में। पैसों के गबन का मामला है, चोरी का इल्ज़ाम है। गबन, चोरी, हाँ। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि गबन का परिभाषा बता दीजिए आप। मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए एक प्रश्न मेरा आपको है जी। गबन की परिभाषा बता दीजिए और चोरी की परिभाषा बता दीजिए। तो आपको क्या लगता है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर आप बताइए आपको क्या लगता है कि वहाँ ईडी के अधिकारी बुला के आपने राहुल गांधी के साथ क्या कर रहे हैं? आपने सुमित जी कहा गबन और चोरी, मेरा यही इल्जाम है। तो भाई एक बार क्या आपने एक बार प्रश्न मेरे कोई चीज अपने नाम पे ले ली? आप मुझसे इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं, एक मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मुझे गबन और चोरी की परिभाषा समझा दीजिए। फिर क्यों बुलाया जा रहा है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मुझे बताइए ना, क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी का मतलब ये कि क्या ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है क्या? मैं तो एक परिभाषा पूछ रहा हूं कि चोरी और गबन की परिभाषा बता दीजिए। कोई आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो ठीक किया, कोई मनी ट्रांजैक्शन होना चाहिए ना। इसका मतलब जो उन्होंने किया वो ठीक किया, जो उन पर इल्जाम है। अरे सुन लीजिए, गबन और चोरी में कहीं पैसे की चोरी या गबन दिखता है, होता है, तभी तो गबन होता, चोरी होती है। इसमें ना पैसे का कहीं कमी आई है, ना कोई लेन देन हुआ है, ना किसी को गया है, ना आया है। इसमें गबन कहाँ से हो गया, चोरी कहाँ से हो गई? इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। पैसा का ट्रांसफर कहीं एक से दूसरे को हुआ नहीं है, इनके खाते में एक पैसा गया नहीं है। जिनको आपने ईडी में बुला लिया, आईटी में बुला लिया, जिनको बुलाना चाहिए वो सब विदेशों में बैठे हुए हैं, उनको आज तक ला नहीं पाए आप। बात यही है, ये पूरे तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र है नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने का। एक जिज्ञासा मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि 2019 के बाद से कांग्रेस के पास एक स्थायी अध्यक्ष क्यों नहीं है? आखिरकार वो कौन सी शक्तियां हैं या वो कौन सा तर्क है
जिसके आधार पर एक राष्ट्रीय पार्टी को, जो कि प्रमुख विपक्षी दल है, 2019 के बाद से अभी तक एक स्थायी अध्यक्ष नहीं दिया गया है? जवाब दीजिए। 2017 में अध्यक्ष का चुनाव हुआ। हमेशा मीडिया कांग्रेस से सवाल जवाब जरूर करता है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। कितने राजनीतिक दल हैं अभय जी जहाँ चुनाव होता है संगठन का? कांग्रेस में होता है। 2017 में चुनाव हुआ, निर्विरोध रूप से श्री राहुल गांधी जी अध्यक्ष चुने गए। 2 साल तक वे अध्यक्ष रहे। 2019 में नतीजे जब खिलाफ गए तो उन्होंने अपने स्वयं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वर्किंग कमेटी ने ये तय किया कि ठीक है, ये वापस नहीं लेना चाहते हैं अपना इस्तीफ़ा, तो इसलिए सोनिया जी कंटिन्यू करेंगी। तो कंटिन्यू कर रही हैं, आज भी हैं, और हमारा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अगले महीने में या सितंबर तक हमारे चुनाव फिर हो जाएंगे। भाजपा में कब आप कुछ चुनाव, कभी आपने सुना है कब भाजपा में चुनाव हुआ था? वहाँ भी मनोनयन हो जाता है। मेरा निवेदन ये है, आप मुझे बताइए, क्या आम आदमी पार्टी में चुनाव होता है? क्या टीएमसी में चुनाव होता है? कौन सी पार्टी में चुनाव होता है? मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस में चुनाव क्या होता है एक अलग बात है। कांग्रेस में चुनाव होता था, होता है और होता रहेगा। हम आपकी इस बात को और मान ये नहीं लेते हैं है कि युवा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र होता है, एनएसयूएम में भी चुनाव होता है। अच्छा, हम आपकी बात मान लेते हैं कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, तो उस आंतरिक लोकतंत्र की निष्पत्ति तो पार्टी को एक अध्यक्ष मिलने में होनी चाहिए। वो क्यों नहीं हो रही है? अध्यक्ष है ना? हाँ, नहीं, सोनिया जी हैं। सोनिया जी अस्थाई अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मतलब नाम के अध्यक्ष हैं, काम के लिए राहुल जी के पास ही लोग जाते हैं। देखिए राहुल जी, ये आप कह सकते हैं, हम लोग सब मीडिया में हैं और हम लोग इस बात को जानते हैं कि राहुल जी अध्यक्ष के अधिकारों का उपभोग करते हैं। चूंकि वो अध्यक्ष नहीं है, इसलिए कोई जवाब तलबी उनसे नहीं की जा सकती। अभी जी बात यह है, ये धारणा है, ये धारणा है, सही नहीं है। मेरा सवाल है आपके गृह राज्य को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर, जहां 2023 में फिर चुनाव होने वाले हैं। 14-15 साल बाद जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता दी और आप अपनी सरकार नहीं बचा पाए। तो पहला सवाल ये है कि उस सरकार गई, उसके लिए जिम्मेदार कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया? दूसरा सवाल ये है कि जब आप अपनी सरकार नहीं संभाल पाए तो 2023 में जनता आपको दोबारा फिर क्यों चुने? आप मध्य प्रदेश की बात मत करिए अकेली। गोवा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, नागालैंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, राजस्थान में क्या होने जा रहा था, कर्नाटक में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र में विश्वास नहीं रखती, धनतंत्र में विश्वास रखती है। और किसी विधायक को आप 20 करोड़ से 35 करोड़ तक आप उसको नोट देंगे, कहते थे काला धन वापस हम कर देंगे, वापस ले आएंगे, ख़त्म कर देंगे। ये काला धन, ये धन आ कहाँ से रहा है? कोई चेक से कटा है क्या? लेकिन इनके आप जितने भी लोग गए पार्टी छोड़कर, उनका सबके माली हालत ज़रा पता लगा लीजिए क्या हुआ है। इसके लिए ना कमलनाथ जिम्मेदार, ना दिग्विजय सिंह जिम्मेदार। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सौदा पटा दिया। मेरा प्रश्न अलग तरह का है। माननीय दिग्विजय सिंह जी का मूल स्वभाव और राजनीतिक स्वभाव में इतना अंतर क्यों है? मूल स्वभाव में वो शुद्ध तौर पे धार्मिक है, खूब पूजा पाठ करते हैं, वेद पुराण का अच्छा खासा अध्ययन है, लेकिन राजनीतिक स्वभाव में वो बिल्कुल इतर शुद्ध हिंदू विरोधी प्रदर्शन दिखाते हैं। मेरा ये कहना है कि चंदन छिपा के चादर दिखाने का कारण क्या है? बात यह है कि मैं वो सनातनी हिंदू हूँ जिसके गुरु मेरे जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज हैं, और इसी प्रकार से मेरी माता जो थी वो बेहद धार्मिक थी। हर एकादशी को हमारे यहाँ रात्रि जगह होता रहा है, कीर्तन होता रहा है। मेरे घर में 7 मंदिर हैं जिसमें 4 में 24 घंटे ज्योत जलती है, और मैं भी पूरे तरीके से धार्मिक भावनाओं के अनुकूल चलता रहा हूँ।
एकादशी का व्रत करता हूँ, गुरुवार का व्रत करता हूँ, नर्मदा जी की परिक्रमा मैंने की है, तो मैं हिंदू विरोधी कैसे हो गया? एक, मुझे हिंदू विरोधी बनाया है उन लोगों ने जिनका कि हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व का हिंदू से क्या धर्म क्या क्या रिश्ता है? स्वयं सावरकर जी ने, जिन्होंने हिंदुत्व का शब्द इजाद किया, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, मुझे इस बात पर आश्चर्य है। आप हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं ना? आप क्या मानते? मैं नहीं मानता। नहीं तो फिर अयोध्या कब चल रहे हैं जी? अयोध्या कब जाएंगे? आपके कहने चलूंगा? पूछ रहा हूं मैं जब चाहूंगा जाऊंगा, पहले भी जा चुका हूं। अब कब जाएंगे? जब जाना मर्जी होगा। मैं 1,11,000 रुपये ने चंदा दिया है अभी जी। आप क्या समझते? मैंने नहीं दिया, शिवराज ने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 दिया। तो आप बड़े हिंदू हो गए। बड़े छोटे की बात नहीं है जी। ये आस्था का प्रश्न है। मेरे लिए धर्म जो है आस्था का प्रश्न है, कोई राजनीति का अंग नहीं है, समझिए। कांग्रेस के अंदर इतना झगड़ा क्यों है जी? कांग्रेस के अंदर इतना झगड़ा क्यों है, विवाद क्यों है क्या? हाँ। अच्छा, अब आप छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं। हाँ? छत्तीसगढ़ में पहला, वहाँ पे लगातार चल रहा है। आपके मुख्यमंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी हैं, लगातार चल रहा है। राजस्थान का वही हाल है। और स्टेट छोड़ करके दिल्ली आते हैं तो यहाँ पे वो एक गुट बना हुआ है जिसमें कि सीनियर नेता हैं तमाम, जो कांग्रेस का चेहरा रहे हैं। जब सरकार थी तो मंत्री थे बड़े बड़े। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग, जो कांग्रेस पार्टी है, अपने नए नेताओं और पुराने नेताओं दोनों को ही नहीं संभाल पा रही है। क्या वजह है? नेताओं का सम्मान कम हो गया है, मौके कम हो गए हैं, ऐसा क्या हुआ है? ना नेताओं का सम्मान कम हुआ है, न कुछ हुआ है। राजनीतिक माहौल में, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका होता है। इसलिए ये मत कहिए कि कहीं केवल कांग्रेस में झगड़ा है। अगर आप सही पूछेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी में भी कम झगड़े नहीं हैं। देवेंद्र फडणवीस को, बेचारों को मेरी दया आती उनके ऊपर कि सुन लीजिए। आप मुसीबत ये है कि आप प्रश्न पूछ रही हैं, जवाब नहीं सुनना चाहती। ठीक है, आप जवाब। अब सुन लीजिए, जवाब मेरा यही है कि देवेंद्र फडणवीस जो 1-1.5 घंटे पहले कहते हैं कि मैं शामिल नहीं होऊंगा, 1.5 घंटे बाद मैसेज जाता है नहीं डिप्टी चीफ से बनो। ये भारतीय जनता पार्टी के पावर का जो एक स्ट्रगल है उसका एक अंश है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को ये बता दिया गया था कि शायद ये भी पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो उनकी जो एक ऑरा था फडणवीस साहब का, मुख्यमंत्री का, अच्छे लीडर का, उसको उन्होंने कम कर दिया। तो हर पार्टी में स्ट्रगल रहता है, कहाँ स्ट्रगल नहीं है? तो मान रहे हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है, सब जगह, हर पार्टी में है। सुमी जी, आपके बयान भी अगर देखे जाएं, आपने कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया? कभी नहीं, एक बार भी नहीं। एक मिनट आप नहीं, मुझे आपत्ति इस बात की है। मुझे खत्म करने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए। आपने कहा मैंने कश्मीरी हिंदू के खिलाफ बयान दीजिए, बता दीजिए मेरा हिंदू। मैं बता रही हूँ, बताइए। तो आपने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं को गवर्नर जगमोहन ने निकाला, पाकिस्तान ने नहीं, इस्लामी जहाज जो था उन्होंने नहीं। तो आप जो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, जो आप धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या वो कम्युनलिज्म नहीं है? क्या वो गलत नहीं है? क्या आप नफरत नहीं फैला रहे? क्योंकि आज देश कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीजमेंट से जो नफरत की दीवार बनाई, जो कम्युनल पोलराइजेशन की, उसी का रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। वो ज्ञान वापी हो या कोई और किस्सा हो, हर चीज में हिंदू मुसलमान हो रहा है। पहली बात तो मैडम, मैंने आज तक हिंदू कश्मीरियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा है कि उस समय, जिस समय जगमोहन जी वहाँ पे महामहिम राज्यपाल थे, उस समय उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ से कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ से निकाला, उनकी बसाहत की पूरी तैयारी नहीं की। और ये हुआ क्यों? क्योंकि उस समय
आपको मालूम है कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, और उस समय जिस प्रकार से समझौता किया है आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस ने कभी आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं किया मैडम। जब भी हम समझौता हुआ है आतंकवादियों के साथ, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ किस नहीं किया है। और मैं आपको इतना और बता देता हूँ कि देवेंद्र सिंह का आपने नाम सुना होगा, डिप्टी एसपी, उसको आज तक भाजपा की सरकार ने, वहाँ के गवर्नर साहब ने उनको माफ़ी दे दी, देवेंद्र सिंह को। कौन देवेंद्र सिंह? जिसने अफजल गुरु को एक आदमी से परिचय कराया था कि इसको मकान किराए पर दिलवा दो, गाड़ी दिलवा दो, जो कि पार्लियामेंट के हमले में मारा गया। उस देवेंद्र सिंह को, जो कि आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया हथियारों के साथ, उसको आपने माफ़ कर दिया। उसके बारे में आप कभी कुछ नहीं कहेंगे? अपीसमेंट, मैं अपीसमेंट की बात करता हूँ। मैंने ना हिंदू अपीसमेंट किया, ना मैंने मुसलमान अपीसमेंट किया। मेरे लिए धर्म आस्था का प्रश्न है, और हर धर्म जो है वो इंसानियत का रास्ता दिखाता है। इसलिए मैडम, आप दिग्विजय सिंह को से परिचित नहीं है, शायद कभी मुलाकात होगी तो आपको मैं समझाऊंगा अपनी बात। दिग्विजय सिंह जी, आप कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से माने जाते हैं। आज सिचुएशन पार्टी की ये है कि आप चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं और आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये समय नहीं आ गया कि सीनियर लीडर्स बैठ के सोचें कि अब उनको क्या करना है? बात चुनाव हारने जीतने का नहीं होता है, बात अपनी विचारधारा पर कायम करते हुए जनमानस में, जनता के बीच में काम करते रहना, जनता की लड़ाई करते रहना, यही सबसे बड़ा एक हमारे लिए एक राजनीति में, समाज सेवा में एक उद्देश्य होता है। कांग्रेस में उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। 77 में मैं चुनाव जीत के आया था एज एमएलए, और लोग कहते थे कांग्रेस खत्म हो गई, इंदिरा जी खत्म हो गई, खत्म, राइट ऑफ। कई बार कांग्रेस को लोगों ने राइट ऑफ किया है। केसरी जी के समय आप तो हमारी बीट करती थी कांग्रेस, कहते थे अब खत्म हो गई है कांग्रेस। रिवाइव हुई कांग्रेस 2004 में, 2009 में फिर हमने सरकार बनाई। हाँ, उतार चढ़ाव हर राजनीतिक दल में आते हैं। एक धार्मिक उन्माद का उफान है देश में, और भारत में नहीं पूरे विश्व में एक राइट विंग का एक उफान आया था। लेकिन ये एक कर्व है, और अब ये जो कर्व है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद से समाज में शत्रुता बढ़ रही है, वैमनस्यता बढ़ रही है, ये समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए खतरा है। आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, उसमें आप चेहरा फिट करते रहे राहुल गांधी का। क्या पूरी कांग्रेस पार्टी में एक नेता नहीं है जो उस विचारधारा को आगे बढ़ा पाए? सिर्फ राहुल गांधी के सिंह, तो आप क्यों नहीं है ना? आप कहिए चुनाव लड़ेंगे आप सितंबर में। बात यह है, वो तो मुझ पे छोड़िए ना। क्यों नहीं कहते हैं? अरे मुझ पे छोड़िए ना, कि आपके कहने से चुनाव लड़ूंगा मैं। नहीं, मेरे कहने मत लड़िए। तो आप ये तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कहाँ हो रहा है चुनाव? आप कह रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी है। कोई आदमी सामने खड़ा होता है क्या? इंदिरा, कोई आदमी सामने खड़ा होता है? सोनिया जी खिलाफ, सारे चुनाव निर्विरोध हो जाते हैं। सोनिया जी खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़े थे। कब की बात है ये जी? एक जनरेशन चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में एक भी चुनाव बताइए। आप क्यों तुलना करना चाह रहे हैं बीजेपी से? तुलना करें, क्यों करना चाह रहे हैं? आप अपनी बात करिए। आप जब तुलना कर रहे हैं, मैं क्यों तुलना करूं? मैं तो सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूं। आप जब तुलना कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी में, सुन लीजिए, मैं झगड़ा करने नहीं आया, मैं आपसे बात करने आया हूं। नहीं, हम बात ही कर रहे हैं, तो आप झगड़ा मत करिए। बात यह है कि तुलना जो आप करेंगे, मैं भी तुलना कर रहा हूं। तो पूरी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी जी, जो बात रेणु जी ने पूछी, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं, कोई लीडरशिप नहीं है? क्या वक्त नहीं आ गया चेंज करने का? जो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं, लीडरशिप है हमारे यहाँ, हर प्रकार की लीडरशिप है। चिदम्बरम हमारे यहाँ है, गुलाम नबी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं। कौन कमी है? पूरे अशोक गहलोत हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ आप कर्नाटक में अध्यक्ष बना दीजिए ना। इतने काबिल लोग हैं, एक को अध्यक्ष बनाइए ना। भाई एक बात सुनिए, आप गैर गांधी, आप कहने से बनाएंगे? हम तो पूछ हम चाहते हैं वही बने, सोनिया गांधी बने। आपको क्या एतराज है? ठीक है, आपकी मर्जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिग्विजय सिंह का झगड़ा क्या है? क्या कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोबारा से दोस्त हो सकेंगे कि नहीं? पहली बात तो समझ लीजिए, दिग्विजय सिंह जी का झगड़ा ज्योतिरादित्य जी से कभी रहा ही नहीं है। मेरे बेटे समान है वो।
लेकिन हमें कम से कम, मुझे तो सपनों में उम्मीद नहीं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनको कि हमारे सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी इतना सम्मान देते हैं, वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। आपको क्या लगता है क्या वजह रही कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जब आप कह रहे इतना सम्मान दिया जाता था उनको? अति महत्वाकांक्षा, कुर्सी से ज़्यादा दूर वो रह नहीं पाए। दिग्विजय जी, भारत जोड़ो यात्रा की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी है। 2 सवाल हैं इस पर कि क्या आपको नहीं लगता कि भारत जोड़ो अभियान से ज़्यादा कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए, और भारत जोड़ो अभियान को जो लीड करने वाले राहुल गांधी, क्या फाइनली वो स्थापित कर पाएंगे खुद को इस यात्रा के जरिए? क्या उम्मीद है आपकी? आज जिस प्रकार से भारत के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाकर धार्मिक लोगों को अलग अलग किया जा रहा है, इस देश का आज की आवश्यकता है कि सब लोग मिलजुल कर इस भारत देश को हम लोग आगे विश्वगुरु बनाएं। विश्वगुरु का नाम प्रथम सेवक ने ही दिया है, तो विश्वगुरु इस तरह से नहीं बनेगा जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। ये सवाल मेरा ये भी था कि क्या राहुल गांधी स्थापित कर पाएंगे खुद को, और क्या उनके लिए ये एक आखिरी मौका है खुद को स्थापित करने के लिए? थे और स्थापित हैं और स्थापित रहेंगे। दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ हैं। बारी है रैपिड फायर राउंड की, जो कि हम जल्दी जल्दी सवाल जवाब पूछते हैं। आपकी इजाजत तो शुरू करते हैं। अब आपका विरोधी नंबर 1 कौन है, आरएसएस या भाजपा? विचारधारा आरएसएस की। क्या आपको लगता है कि आरएसएस की विचारधारा इतनी ही खराब है तो फिर क्यों देश की जनता ने उसको 300 साढ़े 300 सीटें दी? पहली बात तो आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसका पंजीयन नहीं है उसको आप इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? आपने दिया। मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप लोग महत्व देते हो। जब वो पंजीयन संस्था नहीं है, उसका कोई अकाउंट नहीं है, उसकी मेंबरशिप नहीं है, तो आरएसएस को आप लोग ने इतना बड़ा बना दिया है कि बस पूछिए मत। नहीं, आरएसएस इतनी खराब थी तो आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं कर दी थी? जी, किस पे करें जब संस्था रजिस्टर्ड नहीं, किस पे साथ कार्रवाई करें? लोग तो हैं, चेहरे तो हैं, नाम तो थे। बात यह है जिन चेहरों ने आपराधिक कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इसका मतलब पूरे के सभी की पूरी संस्था आपराधिक थोड़ी है, एक आध लोग कुछ हो। भाई संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसमें क्या बात करें हम लोग? तो फिर क्यों इतनी पॉपुलर है? क्यों आपने बनाई? क्यों इतनी पॉपुलर? आप लोगों ने बनाई हुई है। हमने कहाँ से बनाई है? भाई आप जैसी विचारधारा ने। आपके हिसाब से जो बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी तो उनके कैंपेनर हैं, इस बात का क्या जवाब है कांग्रेस के पास? बात यह है, ये रैपिड फायर का क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि इसको बस बताना पड़ेगा कि ये बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और इनका जो एक मीडिया है, इसमें रूमर मॉन्गरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। चल गई चवन्नी चल गई नहीं, गोली चल गई। तो बात वही है कि इस रूमर मॉन्गरिंग को इस सोशल मीडिया ने एक नया अंजाम दे दिया है वर्ल्ड वाइड। तो उसका जो असर है वो सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पे होता है जो इसमें कमज़ोर हैं, जैसे दिग्विजय सिंह। आपने राहुल जी के साथ बहुत करीब से काम किया है। थोड़ा बहुत। हाँ, तो उनको एक चीज़ क्या सुधारने की ज़रूरत है, क्या सलाह देंगे? एक ही सलाह दूंगा कि अपनी लाइन पर कायम रहो और लोगों से मिलते जुलते रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोई क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती हो? इवेंट मैनेजमेंट। आपका दिल कहाँ ज़्यादा लगता है, दिल्ली में या भोपाल में? मैं जहाँ रहूँ वहाँ दिल लग जाता है। कांग्रेस आपके साथ रहूँ, आपके साथ भी दिल लग जाएगा। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बेहतर होगा, राहुल जी या प्रियंका जी? ये कांग्रेस को तय करने दीजिए। आपके हिसाब से? मुझे अपना मत देने का अधिकार है। आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। अच्छे तो नहीं है। आपको शौक है फोटोग्राफी का। किसी एक राजनेता की फोटो खींचनी हो, किसकी खींचेंगे और किस पोज में खींचेंगे? नहीं, मैं राजनेताओं की फोटो नहीं खींचता, मैं जानवरों की फोटो खींचता हूँ। तो शेर का खींचने जाएंगे कान्हा में? खींचता हूँ, हर साल 3-4 बार जाता हूँ। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। तो ये थे एबीपी न्यूज़ के खास मेहमान इस हफ्ते के दिग्विजय सिंह। हर हफ्ते ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। बड़ी
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।